मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 2। ये आपका होने वाला है यूनिट 2 का पार्ट 8 है ये, जिसमें हम पढ़ेंगे टोटली पंजाब राज्य के बारे में। आपको पता है कि पार्ट 7 में हमने पढ़ा था पंजाब राज्य के बारे में, लेकिन वो हमने पढ़ा था रणजीत सिंह की जो मृत्यु हुई थी उससे पहले के बारे में, है ना, उसके जब वो थे उनके बारे में। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे अंग्रेज़ों का और पंजाब का जो है आपस में युद्ध होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, चैनल का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी है। बाकी चैनल मैं बता देती हूँ, आपको सर्च करने से ईजिली मिल जाएगा। आपको सर्च करना है स्टडी फ्री DM23, आपको लिखना है स्टडी फ्री DM23, तो आपको हमारा चैनल जो है वो फर्स्ट नंबर पर मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे बैकग्राउंड के बारे में। रणजीत सिंह का जो साम्राज्य विस्तार हुआ था उसके बारे में देख लेते हैं। जो यहाँ पे 1809 में रणजीत सिंह ने कांगड़ा विजय की। उसके बाद 1813 ईस्वी में अफ़गान अमीर सहसुसा से कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया, यानी कश्मीर को जीत लिया। और सहसुजा से कोहिनूर हीरा भी ले लिया। कोहिनूर हीरा आपको पता है बहुत फेमस हीरा था, जो कि सबसे पहले भारत के पास ही था। तो भारत में किसने जीता था उस हीरे को? रणजीत सिंह ने उस हीरे को प्राप्त किया था। किससे? सहसुजा से। उसके बाद 1813 में अटक को जीत लिया, 1818 में मुल्तान को जीता, 1819 में अफ़गान गवर्नर जब्बर खां को पराजित करके कश्मीर पर अपना अधिकार कर लिया, और 1820-21 में डेरी गाजी खां, डेरा इस्माइल खां तथा लेह को जीत लिया। इसके बाद है 1832। यहाँ पर बेसिकली आपको बस ये बताया गया है कि उन्होंने कौन कौन सा साम्राज्य है जो जीता था। उसके बाद है रणजीत सिंह के वंशज, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, देखो 1839 में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो उनके वंशज होते हैं कौन कौन होता है वो मैं आपको बताती हूँ। बाद में 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके जो वंशज आते हैं वे ज़्यादा कुशल शासक रूप में शासन नहीं कर पाते हैं और थोड़े थोड़े समय के लिए ही शासन कर पाते हैं। रणजीत सिंह के बाद उनके वंशज कुछ इस प्रकार थे। सबसे पहला है, 5 वंशज थे। पहले हैं खड़क सिंह, नवनिहाल सिंह, चांद कौर, शेर सिंह और दिलीप सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद मात्र 4 से 5 वर्ष के भीतर ही इतने सारे शासक आते और जाते रहते हैं, यानी कि किसी ने भी स्थिर होकर शासक या शासन नहीं किया था। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद, ये तो हमने देख लिया, बाद में रणजीत सिंह के वंशजों में दिलीप सिंह 1843 में राजा बनकर आते हैं, परंतु जब वे शासक बनते हैं तब उनकी आयु बहुत ही कम होती है, मात्र 5 वर्ष, जिसके कारण वे एक अल्पवयस्क शासक के रूप में राजा बनते हैं। दिलीप सिंह की कम आयु की वजह से महारानी जिंदल कौर उनकी संरक्षिका के रूप में उनकी शासन व्यवस्था संभालती हैं, यानी कि दिलीप सिंह जो है वो नाम मात्र के राजा होते हैं और उनके पीछे जो शासन कर रहा होता है वो होती है महारानी जिंदल कौर, यानी कि उनकी माताश्री। और इस प्रकार सिख साम्राज्य का शासन चलता रहता है। इसके बाद क्या होता है, प्रथम आंगल युद्ध, यानी कि आपको ये बस जब वो रणजीत सिंह की मृत्यु हुई थी और उनके जो वो आए वंशज आए, तो उसके बाद आपको बताया गया कि कैसे प्रथम आंगल सिख युद्ध स्टार्ट होता है। प्रथम आंगल सिख युद्ध जो है वो 1845 से लेकर 1846 तक होता है। इस क्रम में अंग्रेजों ने पहले ही भारत के दूसरे ज़्यादातर क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद वे सिख साम्राज्य और लाहौर साम्राज्य को जीतना चाहते थे,
क्योंकि आपको पता है कि सिख सतलुज नदी के पश्चिम में लाहौर क्षेत्र पर ही शासन कर रहे थे, उस क्षेत्र पर अधिकार करना चाहते थे। उस समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंज थे और अंग्रेजी कंपनी ने 1845 में सतलुज नदी की सीमा रेखा पर बहुत संख्या में अंग्रेजी सिपाही को भेजना शुरू कर दिया। देखिए, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। आप सभी को याद होगा कि इनके बीच में एक अमृतसर की संधि हुई थी, जिसमें कि ये बोला था कि ये सतलुज नदी है, इसके इधर शासन करेंगे सिख और सतलुज नदी के इधर शासन करेंगे अंग्रेज। अंग्रेज़ों का और इनका आपस में कोई संबंध नहीं होगा। लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे थे, धीरे धीरे सारे ही उसको जीत रहे थे राज्य को। तो अंग्रेज़ों का जो वो था ना दिलचस्पी, वो बढ़ रही थी। तो वो क्या करते हैं, वो इस तरफ आते हैं इनके क्षेत्र को जीतने के लिए। लेकिन बीच में संधि थी, क्योंकि संधि कर रखी थी अमृतसर की संधि कि भाई आप इस तरफ आओगे नहीं। तो बेसिकली अंग्रेज जो है ना वो एक चाल चलते हैं, या यूँ बोलो कि अंग्रेज चाहते थे इन लोगों को, मतलब होता है ना उकसाना, कि लड़ाई के लिए उकसाना। तो होता क्या है, अब क्योंकि ये आगे से तो युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने ये चाहते थे कि वो होता है ना एक सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये वो चाहते थे कि मतलब अमृतसर की संधि भी ना टूटे इनकी साइड से और इनको उधर का राज्य भी मिल जाए। तो होता क्या है एक्चुअली, जो ये सीमा होती है ना सतलुज की, तो अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज बहुत बड़ी संख्या में अपने सिपाहियों को ना इनके किनारे पे भेज देते हैं। यहाँ पर मतलब ये नहीं बोलते कि आप क्रॉस करो या उनके वहाँ पर जाके लड़ाई करो, किनारे पे बहुत बड़ी सेना में यहाँ पे खड़ा कर देते हैं सारे सिपाहियों को। अब क्या होता है, अब दूसरी साइड जो थे उनको क्या लगता है कि सिखों को लगता है कि भाई अंग्रेज जो है इस संधि को तोड़कर, अमृतसर की संधि का मतलब तोड़कर वो ना हमारे तरफ आ रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए। तो उनको ये लगता है कि ये हमारी और आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या था, वो आते नहीं है, सिर्फ अंग्रेज़ों की ये चाल थी कि मतलब उनको उकसाया जाए कि वो आगे से खुद ही युद्ध लड़ें। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो ये वो थे, वो लोग क्या करते हैं, नदी के इस पार आ जाते हैं। जो इनके सैनिक थे ना, वो नदी के इस पार आ जाते हैं। और नदी के इस पार आते हैं तो फिर लड़ाई होती है। उसके बाद आपको इतना समझ में आ गया, मैं आगे बताती हूँ आपको। इस क्रम में कुछ सिख सिपाहियों ने सतलुज नदी को पार कर दिया और वे सतलुज नदी के पूर्वी भाग में आ गए थे। और क्योंकि हमने ऊपर जाना कि 1809 में अमृतसर की संधि के हिसाब से सतलुज नदी का पश्चिमी क्षेत्र सिखों का और पूर्वी क्षेत्र अंग्रेजों का था, परंतु अब यहाँ पर उल्टा हो गया। संधि को किसने तोड़ा, इनके अकॉर्डिंग तो इन्होंने तोड़ा ना, जो सिख सिपाही थे उन्होंने, क्योंकि उन्होंने उनको उकसाया। ठीक है, अब आगे क्या होता है, अब देखो इसके अंतर्गत 4 लड़ाइयाँ होती हैं। पहली लड़ाई होती है मुदगी की लड़ाई, यानी मुदगी का युद्ध, जो कि 1845 में होता है। दूसरा होता है फिरोजपुर का युद्ध, जो कि 1845 में होता है। तीसरा होता है 1846 में अलीवाद का युद्ध। और चौथा होता है 1846 में सुबराव का युद्ध। ये जो चारों युद्ध होते हैं, इन चारों ही युद्ध में जो सिख सेना थी वो चारों ही युद्ध में हार जाते हैं। उसके बाद लाहौर की संधि होती है 9 मार्च 1846 में। इस संधि में क्या होता है, ये संधि जो है वो अंग्रेज़ों के बीच और दिलीप सिंह के बीच में होती है। इस संधि की शर्तें क्या होती है, पहली शर्त ये होती है कि दिलीप सिंह को रानी जिंदल की संरक्षता में राजा स्वीकार किया गया, यानी कि वही। उसके बाद दूसरा है सतलुज के पूरब के प्रदेश व जालंधर के दोआब क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये गलत हो गया। जालंधर जो था ना पहले सिख के पास था, अब ये संधि में क्या करते हैं, अपने पास मांगने की कोशिश करते हैं कि अब ये जो जालंधर का क्षेत्र है ना, दोआब वाला क्षेत्र, ये चाहते थे अंग्रेज कि ये जो क्षेत्र है वो उनको मिल जाए। उसके बाद तीसरी शर्त होती है कि लाहौर जो दरबार है वो 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, यानी लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। किसने लगाया, अंग्रेजों ने। किस पे लगाया, लाहौर दरबार यानी दिलीप सिंह पर। 50 लाख रुपए नगद एवं 1 करोड़ के बदले कश्मीर गुलाब सिंह के हाथों में बेच दिया। इसके बाद ये क्या करते हैं, 1.5 करोड़ था
तो 1.5 करोड़ में से 50 लाख रुपए तो नकद दे देते दिलीप सिंह, और 1 करोड़ के बदले वो कश्मीर जो है ना वो गुलाब सिंह को दे देते, क्योंकि कश्मीर की उस टाइम पर जो वो थी कीमत थी वो 1 करोड़ के आसपास थी, तो वो उनको दे देते हैं। उसके बाद पांचवी शर्त क्या होती है, मतलब ये देते नहीं है, बेसिकली ये शर्त थी। इस शर्त के अंदर था कि भाई 1.5 लाख का तुम पे जुर्माना है, आप 50 लाख रुपए कैश दो और 1 करोड़ का अपना ये कश्मीर हमें दे दो। उसके बाद पांचवा होता है कि सिख सैनिक की संख्या कम एवं निश्चित कर दी जाएगी। छठा होता है लाहौर में एक अंग्रेज रेसिडेंट की नियुक्ति की गई। सातवां है अंग्रेजों के परामर्श के बिना किसी विदेशी को सेना में नहीं रखा जाएगा। तो ये सारी ही जो बातें हैं, शर्तें हैं, ये उस संधि में थी जो कि संधि दिलीप सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई। उसके बाद में एक और संधि होती है भैरवाल की संधि, जो कि 16 दिसंबर 1846 में होती है। 1846 में सिखों ने पुनः विद्रोह कर दिया, मतलब कि 1846 में सिखों ने अंग्रेजों पर दोबारा युद्ध कर दिया और अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह का दमन करके दिलीप सिंह से पुनः एक संधि की शर्त रखवाई। ये मतलब यहाँ पर क्या है, एक और संधि होती है। उस संधि के अंदर पहली शर्त ये होती है, जो कि रानी जिंदल थी, जो कि इनकी माता श्री थी दिलीप सिंह की, रानी जिंदल की संरक्षता समाप्त कर दी गई, यानी कि उनको जो है वो संरक्षिता के पद से हटा दिया गया और 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया। सेकंड शर्त ये थी कि अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों की एक परिषद बनाई गई जो शासन की देखभाल करेगी। यानी कि अब क्या कर रहे थे, ये सिखों के ऊपर पूरा का पूरा शासन कर रहे थे। यानी कि सिख जो साम्राज्य था, सिख साम्राज्य में 8 सिख सरदारों की एक परिषद बनाई गई, जो कि परिषद जो है वो किसके अध्यक्षता में काम करेगी, अंग्रेज रेजिडेंट की मतलब ये है कि अंग्रेज रेजिडेंट के अंडर में काम करेगी। ठीक, उसके बाद तीसरी शर्त ये होती है कि लाहौर में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसका खर्च दिलीप सिंह देंगे। यानी कि यहाँ पर भी यही बात है कि भाई एक अंग्रेजी सेना अगर आप रख रहे हो तो अंग्रेजों को ही देना चाहिए था उसका खर्च, लेकिन वो उल्टा कर देते हैं, वो बोलते हैं नहीं भाई दिलीप सिंह देगी। क्यों? क्योंकि दिलीप सिंह के क्षेत्र में आ रही है, मतलब वास्तविक जो है ना रियल शासन जो है ना अब बेसिकली अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। तो इसी चीज़ को लेकर ना द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से लेके 1849 तक। देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद हुई दो बहुत ही अपमानजनक संधियों के बाद सिख काफ़ी नाखुश थे। ये जो दो संधि हमने पढ़ी ये काफ़ी ज़्यादा अपमानजनक थी, जिसकी वजह से जो सिख थे वो नाखुश थे, वो इससे अनहैप्पी थे। और इसी क्रम में 1848 के समय अंग्रेजों के नियंत्रण में मुल्तान क्षेत्र के गवर्नर दीवान मुलराज थे। इसी क्रम में क्या होता है कि 1848 में अंग्रेज क्या करते हैं, मुल्तान क्षेत्र अपने अंडर में लेकर मुल्तान का गवर्नर किसको बनाते हैं, दीवान मूलराज को। किसको? दीवान मूलराज को। इसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश प्रतिनिधि हैरी लॉरेंस, उस टाइम पर ब्रिटिश कौन होता है, हेनरी लॉरेंस ने मतलब ये जो है ना वो ब्रिटिश प्रतिनिधि हैं। और दीवान मूलराज, जैसे कि आपको पहले ही बताया कि मुल्तान में अब इनका शासन था, मतलब इन्होंने अंग्रेजों ने ही मुल्तान पे शासन करने के लिए दीवान मूलराज को चुना था। तो ब्रिटिश प्रतिनिधि जो होते हैं वो दीवान मूलराज से ज़्यादा और बढ़े हुए राजस्व को मांगते हैं। मतलब ये बोलते हैं कि हम ना अब मुल्तान से बहुत ज़्यादा कर लेंगे, हर चीज़ में वो कर बढ़ा देते हैं। परंतु दीवान मूलराज जो होता है ना, बढ़े हुए राजस्व को देने से इनकार कर देता है, मना कर देता है और ब्रिटिश प्रतिनिधि के विरुद्ध लड़ने की तैयारी करता है। उसके बाद ब्रिटिश प्रतिनिधि और अंग्रेजों ने मुल्तान से दीवान मूलराज को हटाकर नए सिख गवर्नर को नियुक्त करने का फैसला लिया, क्योंकि दीवान मूलराज जो था वो उनकी बातें नहीं मानता था ब्रिटिश की। अब ब्रिटिश ने ही जो मुल्तान किसको दिया था, दीवान मूलराज को, तो दीवान मूलराज को बातें माननी चाहिए थी, वो बातें नहीं मान रहा था। तो ब्रिटिश प्रतिनिधि क्या करते हैं, मूलराज से वो जो है मुल्तान क्षेत्र को वापस ले लेते हैं और वहाँ पर किसी और को जो है शासन
बनाते हैं, मतलब जो गवर्नर है किसी और को वहाँ का गवर्नर बनाते हैं। उसके बाद है मुल्तान की प्रजा ने अंग्रेज़ों के इस फैसले को नहीं माना, यानी कि जब मुल्तान से उनको हटाया जा रहा था तो वहाँ की जो जनता थी ना वो नाखुश थी। उन्होंने अंग्रेज़ों के इस फैसले को नहीं माना और वहाँ की प्रजा दीवान मूलराज के साथ खड़ी हो गई और साथ ही उनका सहयोग किया। इसी क्रम में जब अंग्रेज़ ये सब चीज़ें देखते हैं तो अंग्रेज़ क्या करते हैं, अंग्रेज़ों ने मुल्तान में एक नए सिख गवर्नर को और 2 ब्रिटिश अफ़सरों के साथ भेजा, जिनका नाम था लेफ्टिनेंट पैट्रिक वेंस और दूसरे का नाम था लेफ्टिनेंट एंडरसन। ये दोनों आते हैं और साथ ही साथ ये दोनों आते हैं और साथ ही साथ नए गवर्नर जो हैं वो आते हैं मुल्तान में। तो मुल्तान की प्रजा क्या करती है, मुल्तान की प्रजा इन दोनों को ही जान से मार देती है। देखिए मुल्तान की प्रजा द्वारा इन दोनों ब्रिटिश अफसरों को जान से मार दिया जाता है और इसके साथ साथ कुछ सिख सिपाही भी दीवान मूलराज के साथ जुड़ जाते हैं और अंग्रेज़ों के विरुद्ध फिर से एक विद्रोह छेड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसके अंतर्गत फिर 3 लड़ाइयाँ और होती हैं। पहला है रामनगर का युद्ध, दूसरा है चिलियावाला और तीसरा है गुजरात नगर का। तो ये जो है 1848, 1849 और 1849 में होता है। अब जो पहला युद्ध जो हुआ था रामनगर का युद्ध, उसमें अंग्रेज जीत गए थे, दूसरा युद्ध में सिख जीत गए थे और तीसरे युद्ध में फिर से अंग्रेज सेना जो है, अंग्रेजी सेना वो जीत गई थी। इसके बाद क्या होता है, सिख सेना उनके सामने आत्मसमर्पण कर देती है, क्योंकि भाई 2 बार अंग्रेज जीत गए और एक बार वो नहीं जीते। ठीक, तो यानी एक बार कौन, सिख वाला जो था वो जीते थे। तो सिख सेना क्या करती है, बाद में आत्मसमर्पण कर देती है और अंग्रेजों का सेनापति हैयूगॉफ था। उस टाइम पर अंग्रेजों का सेनापति कौन था, हैयूगॉफ। ये कोई याद रखने की चीज़ नहीं है, बट मैंने ऐसे ही लिख दिया है। तो सिख सेना फाइनली क्या करती है, आत्मसमर्पण कर लेती है। 1849 में सिख साम्राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है और साथ ही दिलीप सिंह को पेंशन देकर रानी जिंदल के साथ इंग्लैंड पढ़ाई के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि दिलीप सिंह की जो उम्र थी ना उस टाइम पर बहुत कम थी, 5 साल की थी जब उनको राजा बनाया गया था। तो हमने इस वीडियो में जाना कि प्रथम आंग्ल युद्ध क्या था और द्वितीय आंग्ल युद्ध क्या था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद आपका जो है पार्ट 8 आएगा बहुत जल्दी, आपको पार्ट 8 भी देखने के लिए मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।